Today is the final class for electricity, and after that your chapter will be finished and we start something new. Okay. आज आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट क्लास है, इसके बाद आखिरी क्लास, इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, वो आपको परसों ही पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। फॉर्मूला लिख दूंगा पहले। E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। इस बात का क्या मतलब है? E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। ये जो E है ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। P है पावर। के पावर हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी कि कौन सा जो अप्लायंस है, यानी कि फ्रिज, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पावर हम किस में देखते हैं? वॉट में। किस में देखते हैं? वॉट में। और फिर है टी मतलब टाइम। टाइम की यूनिट्स हम सेकंड, आवर और मिनट अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो P है ये वॉट है। अगर हम इसको किलो वॉट में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वॉट है वो बहुत छोटी यूनिट है, फिर आंसर जो हम आएंगे हमारे वो लैक्स में आएंगे, 10 लाख में, करोड़ में आएंगे। तो इसीलिए वी यूज किलो वॉट। जैसे हम किलोग्राम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राम, हम रुपीज यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पैसा, तो ऐसे ही हम किलो वॉट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉट। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट एंड वॉट। किलोवाट और वॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। सो व्हाट्स द रिलेशनशिप? क्या रिलेशनशिप होती है? किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। ये देखा था हमने, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। अगर यहां पे हमने P की जगह पे जो वॉट है ना, P की जो यूनिट है, पावर की जो यूनिट है, वो हमने वॉट की जगह पे किलोवाट यूज की, तो हम T की जगह पे यानी टाइम में क्या यूज करेंगे? R। क्या यूज करेंगे? R, यानी कि घंटा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट हो गई? E की क्या यूनिट हो गई? एनर्जी है। वैसे तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। क्या होती है? जूल्स। एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। लेकिन यहां पे हम जूल्स यूज नहीं करेंगे। दिस इज द टॉपिक नेम इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट मतलब जो लोगों को समझ आए, जो बिजली के बिल में आती है, वो वाली यूनिट। अब वहां पे अगर जूल्स आएगी तो खाली साइंस वालों को समझ आएगी, बाकियों को नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की वो है किलो वॉट आर। किलोवाट आर। किलोवाट आर इसकी यूनिट है, ठीक है। तो भाई जो किलोवाट आर यूनिट है वो किसकी है? E की। किसकी है? E की, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की है उसकी, ठीक है। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में हमको जूल्स दे रखा है, तो उसको किलोवाट एनर्जी में कन्वर्ट करना है या किलोवाट उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? उसकी रिलेशनशिप भी देख लो। उसकी क्या रिलेशनशिप है? 1 किलोवाट पर आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट पर आर किसके बराबर होगा? 36000000, यानी कि जूल्स, यानी कि किसके बराबर होगा? 36 लाख जूल्स के बराबर होगा। 36 लाख जूल्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 36 लाख जूल्स के। तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं, है ना। क्वेश्चंस करते हैं फिर।
बेहद इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग करके देखना। 3 क्वेश्चन हैं इसके बेसिकली, तो तीनों ही आपको करके देखना है। ये जो 36 लाख है ना, ये बात तो आपको पता होगी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ट्रेवल होके इधर आया, कितने डिजिट ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट किया, तो 10⁻⁶ और पॉइंट यहाँ गया। जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में होता है, तो यहाँ पे लास्ट में ये है साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। चाहो तो ऊपर जैसे भी लिख सकते हैं, नीचे जैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, 60 वॉट का एक रेडियो सेट है, 60 वॉट का एक रेडियो सेट है। इस बात का क्या मतलब है, उसकी जो पावर कंजप्शन है वो 60 वॉट है। रन फॉर 50 आवर, 50 घंटे चला है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कंज्यूम की है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले P, पावर कितनी है उसकी, 60 वॉट, 60 वॉट्स पावर है। फिर उसके बाद देखते हैं टाइम, टाइम कितने घंटे चला है, 50 आवर चला है। अच्छा जी, अब देखो ये पावर दे रखी है वॉट में, टाइम दे रखा है आर में। अगर टाइम आर में दे रखा है तो ऊपर भी हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इन्होंने हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा है कितना कंज्यूम किया, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई निकालना है, फॉर्मूले में जो ई था वो निकालना है। तो ई निकालना है, तो ई का जो यूनिट है वो हमने देखी थी किलोवाट आवर है। क्या है, किलोवाट आवर। तो इस वॉट को पहले हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया ना, लेट्स मेक इट। तो कैसे करेंगे, 60 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। हमको क्या मिला, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या मिला 0.06, क्या मिला 0.06 किलोवाट, 0.06 किलोवाट मिल गया हमको, है ना। अब 50 आर तो था ही, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, सिंपल ई निकालो। क्या फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई टी। P क्या है 0.06 मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितना है 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला 3, तो 3 किलोवाट पर आवर, ये आंसर हो गया हमारा एनर्जी का। अच्छा, अब अगर वो क्वेश्चन में ये बोलते कि इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करो 3 किलोवाट पर आवर को, तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है, क्या पता है कि 1 किलोवाट पर आवर बराबर होता है, अभी मैंने बताया था 60 लाख जूल्स के। किसके, 60 लाख जूल्स के। तो 3 कितने के बराबर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना जूल्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाना है मेरे को, जो क्वेश्चन करो उसमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत आसान है। थर्ड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत आसान है। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, और सेकंड में भी इन्होंने हमको करंट दे रखा है कि कितना है, क्या दे रखा है, करंट, और साथ में V दे रखा है। V का क्या मतलब है, वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज अगर हमको इन्होंने दे रखी है तो उससे हम पावर निकाल लेंगे, क्योंकि पावर डायरेक्ट नहीं दे रखी, पहले वाले क्वेश्चन में पावर डायरेक्ट दे रखी थी। तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, पावर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पावर इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I। एक फॉर्मूला ये भी होता है पावर का। तो V तो हमको दे रखा है यानी कि वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की जगह पुट कर देंगे, और I यानी कि करंट, एम्पेयर में होता है वो, तो 4 एम्पेयर दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर आ जाएगी। तो पावर आ जाएगी हमारे पास, और पावर आने के बाद जो पावर आएगी वो वॉट में आएगी। किसमें आएगी, वॉट में। उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, और 10 मिनट दे रखा है टाइम, जो टाइम दे रखा है 10 मिनट, उसको आर में कन्वर्ट कर लेना। मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करके। तो 60 से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर लेना। अब आपके पास आर में टाइम आ गया और पावर भी आ गई, उन दोनों को यूज करो और ई निकालो, जैसे इसमें निकाला था। समझ आ गई बात, ठीक है। बार बार रिवाइंड कर करके सुनना और फिर करना है क्वेश्चन, चीटिंग करके सीधा नहीं करना है, वरना टेस्ट होगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, क्या करना है, टेस्ट होगा इसके बाद तुम्हारा।
हाँ जी, अब आगे फर्दर मूव करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा लगा, बिल कितने का आया, वो हमको बताना है कि कितना पैसा लगा। तो भाई मान लो कि पैसा निकालना है तो कि कितना लगा, सिंपल, कुछ नहीं करना। जो हमारा ये ई आया होता है ना, ई, ये जो ई आया हमारा, ये ई, इसको मल्टीप्लाई करना होता है पैसे से, बस, और कुछ नहीं करना तुमको। इसको मल्टीप्लाई करना है पैसे से, ठीक है, तो पता चल जाएगा कितनी कॉस्ट। अब मान लो ये जानना चाहता है कि रेडियो 50 घंटे चलाने में कितना पैसा लगा, और इन्होंने हमको क्या बोला है कि जो यूज करते हैं वो करते हैं 3 रुपए 1 घंटे के, 3 रुपए 1 घंटे के। तो कितना लगा, कितने घंटे चलाए थे, 50 घंटे चलाए थे। तो इसको पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर जो आंसर आएगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि 3 रुपए, समझ आ गया। इसको 50 से क्यों करेंगे कि रेडियो 50 घंटे चला है, ये हमारे पास 1 घंटे का है, पर आवर का मतलब 1 घंटा, तो ये 1 घंटे का है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 घंटे की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आ जाएगी। तो 50 घंटे की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हर घंटे में तो 3 ऐसे लगा होगा, तो 50 घंटे में कितना लगा, 3 रुपए के हिसाब से 50 घंटे में कितना लगा। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे कि कितने पैसे लगे। समझ आया, देखो करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी यूज्ड इन 50 आवर, 50 घंटे में कितनी हुई, 3 मल्टीप्लाई 50 कितनी हो गई, 0, 50, 150 किलोवाट। तो 150 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पैसे से, तो कितने पैसे होते हैं 1 घंटे के, 3 रुपए, तो 50 के कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आया 45 तो रुपीस, तो यानी कि 450 रुपए, है ना, 450 रुपए देने पड़ेंगे बिल के। समझ आ गई बात। तो ऐसे निकालना है। एक बात का ध्यान रखना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए पैसे निकालने के लिए, तो पैसे निकालने के लिए आपको ई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ई। फिर उस ई को जितने घंटे वो चला उस घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात का ध्यान रखना। और ई जानने के लिए कि ई कैसे निकलेगा वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए ई निकालने के लिए 2 चीजें, एक तो पी और एक टी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो पी और टी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई करके ई निकाल लो, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं तो पी निकालने के लिए यानी कि पावर निकालने के लिए क्या करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन में पावर निकालने के लिए हमको 3 चीजें दे रखी होंगी, है ना। मैंने पावर के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे प्रीवियस क्लास में, वो तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। एक तो v इंटू आई बताया था, एक आई स्क्वायर इंटू आर बताया था, और एक v स्क्वायर अपॉन आर बताया था। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी दे रखी होगी तो उससे हम p निकाल सकते हैं। p निकालने के बाद उसको इसमें पुट करो और e निकाल लो। समझ आ गई। तो 3 तो उसके पहले वाले के थे, और 3 जो सैंपल प्रॉब्लम है वो पैसा निकालने की है, तो वो वाली भी तीनों सैंपल प्रॉब्लम करनी है। अगर नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। और वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके सुनना है, देखना है। जितना सुनोगे उतना पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे यूज करना है और कैसे करना है। अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। आप लोगों ने करंट का हीटिंग इफेक्ट बहुत सारी, लास्ट टॉपिक है, करंट का हीटिंग इफेक्ट बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया होगा, है ना। किस किस में करंट का हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। टोस्टर में होता है, आयरनिंग में होता है, प्रेस जब करते हैं, है ना, उसमें होता है, हीटर में होता है। तो होता कैसे है, व्हेन द करंट पासिस थ्रू, जब करंट पास होता है किसी हाई रेसिस्टेंस वायर में से, ऐसी वायर जिसमें जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। हीट बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह है। किसकी तरह है, फ्रिक्शन की तरह। आपने देखा है ना फ्रिक्शन क्या करता है, क्या करता है फ्रिक्शन, पुरानी क्लासों में पढ़ा था। कोई भी मूवमेंट में चीज होती है तो उसको रोकने का काम करता है। ऐसे ही जो रेसिस्टेंस है वो क्या करता है,
जो करंट फ्लो हो रहा होता है, रेसिस्टेंस मतलब आर, और उसकी यूनिट होती है ओम्स, हम पढ़ चुके हैं वो। तो जो रेसिस्टेंस है उसका क्या काम होता है, तार के अंदर जब करंट जा रहा है तो उस करंट को कितना रोकना है, वो रेसिस्टेंस का काम है। कई बार रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, कई बार कम होता है, और वो किन किन चीजों से अफेक्ट होता है वो सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो निक्रोम, है ना, निक्रोम एक मटेरियल है ना। वैसे तो वो मेटेलॉइड है, यानी कि एलॉय है। तो जो एलॉय है निक्रोम, उसके तार में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हीटिंग इफेक्ट आता है, वो गर्म हो जाता है फटाफट से, लाल हो जाएगा गर्म होकर, लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे देखा जा सकता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला कैसे बना वो बताते हैं, और फॉर्मूला क्या है वो बताते हैं, फिर आपको इसके क्वेश्चंस करने होंगे, बेहद सिंपल है। हीटिंग इफेक्ट क्या है वो भी आपको पता चल गया, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक तार में से गुजारते हैं और उस तार में रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जो करंट है उसको काफी देर तक रोका जाता है, तो रोका जाता है तो उसके कारण से हीट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा होगा, W इक्वल्स टू, नीचे लिखता हूं, W इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई V, है ना। देखा है ये फॉर्मूला। W मतलब वर्क डन, वर्क डन कितना काम हुआ, है ना। वर्क का मतलब होता है एनर्जी, है ना। तो वर्क को हम एनर्जी से जोड़ के देखते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो इसीलिए वर्क को हमेशा एनर्जी से जोड़ के देखा जाता है, इसीलिए दोनों की यूनिट भी जूल्स होती है, एनर्जी की भी जूल्स है और वर्क की भी जूल्स है, ठीक है। इसी वजह से हम हीट को भी, क्योंकि हीट भी एनर्जी है, हीट एनर्जी कहते हैं ना, तो हीट भी एनर्जी है, तो हीट को भी हम वर्क से ही जोड़ के देखते हैं। तो जो हीट का फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो सेम है, वर्क का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। अब ये Q और V क्या है वो देख लेते हैं। Q क्या है, चार्जेस, और V क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को वोल्ट से नापते हैं हम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, और Q चार्जेस है, ठीक है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने ये भी देखा हुआ है कि I यानी कि करंट बराबर है Q अपॉन T के। I करंट को कहते हैं, करंट की यूनिट हम एम्पियर करते हैं, क्या करते हैं, एम्पियर। तो करंट अगर कहीं पे लिखा हो कि इतना करंट है 3A मतलब 3 एम्पियर करंट है, तो उसकी यूनिट एम्पियर है, लेकिन उसको डिनोट हम I से करते हैं। तो करंट I है, हमने देखा हुआ है पहले, बिल्कुल शुरू में ये फॉर्मूला कराया था। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q मतलब चार्जेस और T मतलब टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह गए, तो वो हमारा करंट होता है। ये दूसरा है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, R बराबर है V अपॉन I के, R बराबर है V अपॉन I के, ये ओम्स लॉ है। अब V की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो I को वहां ले जाएंगे, तो V बराबर हो गया R मल्टीप्लाई I, V बराबर हो गया R मल्टीप्लाई I। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला ओम्स लॉ से। ये तो ओम्स लॉ था, है ना, और ये वाला पहले वाला फॉर्मूला था, और ये वाला वर्क का फॉर्मूला है, ये भी आपको करा रखा है। प्रीवियस चीजें रिवाइज करते रहो तो याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, I इक्वल्स टू Q बाई T, और थर्ड इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू R इंटू I। तो यहां से V की वैल्यू लीजिए, यहां से I की वैल्यू, क्या हो गया, सॉरी, यहां से Q की वैल्यू लीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुको, यहां से मैं Q की वैल्यू बना लेता हूं, है ना, यहाँ बीच में बनाना भूल गया। तो Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू T वहां चला जाएगा, I मल्टीप्लाई T, है ना। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमने Q की वैल्यू यहां से ले ली और V की वैल्यू यहां से ले ली, ठीक है। तो V की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और यहां से जो Q की वैल्यू मिली है इसको भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करते हैं तो W इक्वल्स टू Q की जगह पे I इंटू टी, और V की जगह पे R इंटू I, R इंटू I। तो हमको क्या मिला,
W इक्वल्स टू आई और आई स्क्वायर मल्टीप्लाई T इंटू आर। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको हीट निकालनी हो किसी की भी कि कितनी हीट है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। आपको करंट पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए और आपको आर पता होना चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। मान लो कि आपको रेसिस्टेंस नहीं पता, ये नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो किसी भी फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। समझ आ गया? फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए सारे। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं हीटिंग इफेक्ट के, और जो तीनों क्वेश्चंस हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। तो आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी के आपको 2 खुद करने होंगे। इसको पॉज करके नोट कर लो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charges is transferred in the 1 hour through a potential difference of 40 volt। इन्होंने बोला है कि जो चार्जेस हैं वो है 96,000, यानी कि Q दे रखा है 96,000। कितना? 96,000 कूलम, 96,000 कूलम्स दे रखा है। और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 आवर का टाइम दे रखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज यानी कि V कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। और क्या पूछा है? हीटिंग इफेक्ट, हीट कितनी निकलेगी वो बताना है। तो हीट का फॉर्मूला तो हमको पता है, क्या होता है? W इक्वल्स टू आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि W तो वर्क के लिए है ना, हीट के लिए। मैंने बताया था हीट और वर्क सेम होता है, लेकिन क्योंकि हमको हीट निकालनी है तो W की जगह H लिख दो, H स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। इसमें सीधा सीधा पुट करना है ना। तो निकालेंगे इसको सीधा सीधा पुट करके, देखो भाई कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले वो निकालना है। ठीक है, हमको आई चाहिए, आई दे रखा है इसमें, नहीं जी आई नहीं दे रखा। फिर हमको आर चाहिए, आर दे रखा है इसमें, नहीं जी आर नहीं दे रखा। फिर हमको टी चाहिए, टी दे रखा है, हाँ जी टी तो दे रखा है। तो खाली टी ही हमारे पास है, आर निकालना है और आई निकालना है। अब आर और आई किस किस से निकलेगा? वी, टी और क्यू, इनकी मदद से निकलेगा। तो देखो निकालते हैं, फॉर्मूले पुराने याद होने चाहिए। तो आर निकालते हैं सबसे पहले। आर का क्या फॉर्मूला है? वी अपॉन आई, यही फॉर्मूला है आर का। लेकिन आई भी तो चाहिए निकालने के लिए, तो पहले आई निकालते हैं। तो पहले आई निकालेंगे, है ना। आई का क्या फॉर्मूला है? क्यू अपॉन टी, यही आई का फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू कितना है? 96,000 अपॉन टी, टी कितना है? 1 आवर, है ना। लेकिन जब हम चार्जेस की बात करते हैं ना, तो टाइम हम आर में नहीं लेते, किस में लेते हैं? सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, तो वो सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं। तो इसीलिए ये टाइम 1 आवर दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 36,000 से, क्योंकि आर को मिनट में करना है तो 60 से करेंगे, है ना, मिनट में करने के लिए। अब मिनट को सेकंड में करना है तो दोबारा 60 से करेंगे। तो ये 60 मल्टीप्लाई 60 36,000 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमारे पास आया 26.67 एम्पेयर। तो ये करंट हो गया हमारा 26.67 एम्पेयर। समझ आया? तो आई की वैल्यू मिल गई, हाँ जी आई की वैल्यू मिल गई। तो आई तो मिल गया, टी भी पता है, आर निकालना है अब, है ना। मैंने यहाँ लाइन डाल दी है। तो आर कैसे निकलेगा? देखो आर का क्या फॉर्मूला है ना। तो आर का फॉर्मूला है V अपॉन आई। तो आर का फॉर्मूला V अपॉन आई है। V हमारे पास कितना था? 50 वोल्ट। तो 50 अपॉन आई, आई अभी अभी हमने निकाला है 26.67 एम्पेयर, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आर यानी कि रेसिस्टेंस 1.87 ओम्स। 1.87 ओम्स हमारे पास रेसिस्टेंस आ गया। तो आर भी आ गया। अब आपके पास आर भी है, आपके पास आई भी है और आपके पास टी भी है। अब इसको हीट के फॉर्मूला में रख के हीटिंग निकालो कितने की होगी। तो आई हमारे पास आया था 26.67 एम्पियर, इसको पुट करेंगे 26.67 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाई
आर हमारे पास आया है 1.87, सो 1.87 हमने आर पुट कर दिया, और टी हमारे पास आया है 1 आर, टी हमारे पास आया है 1 आर। तो 1 आर को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 60 मल्टीप्लाई 60, पहला वाला 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरे वाला 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं, 4788,400 जूल्स। ठीक है, इसको किलो जूल में यदि करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट एनर्जी इस्तेमाल होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी हैं, वो करने हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं। क्या एप्लीकेशन दी है कि हीट को हम किस किस में इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं हीट को, ये तो आपको पता होगा। बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, बल्ब में से भी हीट निकलती है ना, हीटिंग इफेक्ट को। और आयरन में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की आयरन में। और किस में इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज में, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में। ये इस्तेमाल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल फ्यूज में हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मेटल इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे उसमें से जाए तो वो पिघल जाए, और पिघल के हमारे बाकी के अप्लायंसेस को खराब होने से बचा ले। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का पॉइंट। तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है फ्यूज में से, मान लो कि आपके घर में अचानक से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो आपके जो अप्लायंसेज हैं वो खराब हो सकते हैं। तो उसको खराबी होने से बचाने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज में ऐसा तार लगा होता है जिसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास हो तो पिघल जाए, और पिघल के वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है तो उसके कारण से जो हमारे बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो बच जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो एक बात सुन लो, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा, ओरल और रिटन दोनों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तो करने ही है, 2-2, 3-3 बार करने हैं। डेफिनेशंस लर्न करनी है, फॉर्मूलाज लर्न करनी है, सबकी एप्लीकेशंस लर्न करनी है, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस है पहले का वो भी याद करने हैं। सारे फॉर्मूले आपको ऐसे याद होने चाहिए। मैं तुरंत चुटकी बजाती पूछूं इसका फॉर्मूला बताओ तो दूसरे का फॉर्मूला आपको सबका याद होना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है।